हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूनिट 10 परीक्षा धाम की इस बुक में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम इसके पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उसमें हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया था और ये चैप्टर 2 रहेगा और ये हमारा तीसरा वीडियो रहेगा, जिसमें हम कवर करेंगे मध्य प्रदेश में जनजातियों के संवैधानिक प्रावधान के बारे में। क्या संवैधानिक प्रावधान, संविधान में जनजातियों को क्या प्रावधान दिए गए हैं और क्या छूटें दी गई हैं और क्या महत्व दिया गया है संविधान में, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। इसकी रूपरेखा हम देखें तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि शैक्षणिक प्रावधान क्या दिए गए हैं, सामाजिक प्रावधान क्या हैं, फिर राजनीतिक प्रावधान देखेंगे, उसके पश्चात विधिक प्रावधान, संस्थागत प्रावधान और अंतिम रूप से अन्य प्रावधान के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं शिक्षा एवं सांस्कृतिक प्रावधान से। शिक्षा एवं सांस्कृतिक प्रावधान में हम सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद 15 जो कि बात करता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति हो, उसका इन 5 आधारों पर धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर उसका भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर अनुच्छेद 15(4) में कहा गया है कि अन्य पिछड़े वर्गों, जिसमें अनुसूचित जनजातियां शामिल हैं, के विकास के लिए विशेष प्रावधान की बात की गई है। जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान की बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 15(4) में। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता मिलेगी अनुसूचित जनजातियों को भी। अनुच्छेद 29 कहता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को, जिसको अपनी बोली, अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। मतलब भारत के किसी भी हिस्से में यदि कोई व्यक्ति रहता है तो उसको अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित करने का या सुरक्षित रखने का अधिकार है, यह आर्टिकल 29 हमारा कहता है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 46 या अनुच्छेद 44 की। तो अनुच्छेद 44 क्या कहता है? इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति एवं दुर्बल बलों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा की ये बात करता है। मतलब इकोनॉमिकल और एजुकेशनल जो हितें हैं उनकी रक्षा की ये बात करता है आर्टिकल 46। फिर इसके बाद हम देखें अनुच्छेद 244। अनुच्छेद 244 क्या कहता है कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन की, अनुसूचित क्षेत्र और जो जनजाति क्षेत्र रहेंगे उनमें किस प्रकार से प्रशासन किया जाएगा, ये अनुच्छेद 244 कहता है। उसके पश्चात हम देखेंगे अनुच्छेद 350, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसमें एग्जैक्ट बात करें तो अनुच्छेद 350(a) ये कहता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराएगा राज्य। ठीक है, ये हो गए हमारे शिक्षा और सांस्कृतिक संबंधी प्रावधान। उसके बाद हम देखते हैं सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान। ये सामाजिक सुरक्षा संबंधी क्या प्रावधान है, जान लेते हैं। पहले है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता या छुआछूत के अंत की बात करता है। आप किसी भी जाति या कोई निम्न वर्ग के व्यक्ति को आप ये नहीं कह सकते आप निम्न जाति के हो, आप हमसे दूर रहिए। इस प्रकार ये छुआछूत का अंत की बात करता है अनुच्छेद 17 या 17। अनुच्छेद 23 ये कहता है कि मानव के दुर्व्यापार या भिक्षा एवं बाल श्रम का निषेध करना। मानव दुर्व्यापार अर्थात मानव के किसी भी अंग का व्यापार नहीं किया जा सकता, और बाल श्रम या कोई भी छोटे बच्चे को आप श्रम के लिए प्रयोग नहीं कर सकते, ये अनुच्छेद 23 कहता है। उसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 24, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। ठीक है, ये बाल श्रम दोस्तों यहाँ बलात् श्रम हो जाएगा, है ना, ये बाल श्रम नहीं है, ये काट देंगे। बलात् श्रम आप किसी से बलपूर्वक कार्य नहीं करवा सकते, ये बलात् श्रम अनुच्छेद 23 में है। और ये कारखानों आदि में बालकों का नियोजन, ये बाल श्रम यहाँ आता है। ठीक है, चलिए इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं राजनीतिक संबंधित प्रावधान। राजनीतिक संबंधी प्रावधान क्या कहते हैं? अनुच्छेद 19 ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है दोस्तों।
अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसमें हमारे जो प्रेस होता है, न्यूज़ चैनल्स होते हैं, उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहीं से दी गई है। कहीं भी घूमने या विचरण करने की स्वतंत्रता यहीं है। शांतिपूर्वक आंदोलन करने की स्वतंत्रता इसी अनुच्छेद में है, और कमेटी बनाने की भी स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में भी है। ठीक है, फिर देखते हैं अनुच्छेद 243D। 243D है, इसमें क्या है, पंचायतों में आरक्षण की बात की गई है, और उसके साथ ही 243D में नगर पालिकाओं में आरक्षण की बात की गई है। दोस्तों हम एसटी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एसटी में विशेष रूप से एसटी के बारे में, बाकियों का जो सामान्य रूप से वर्णन दिया गया है इन अनुच्छेदों में तो वो तो है ही। ठीक है, तो 243D क्या कहता है, पंचायतों में आरक्षण, और 243D कहता है नगर पालिकाओं में आरक्षण। और बीच में ये अनुच्छेद रह जाता है हमारा 164(1). तो 164(1) में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, इन 4 राज्यों में जनजातियों के कल्याण हेतु पृथक से एक जनजाति मंत्रालय का प्रावधान किया गया है। 4 राज्य कौन से, 164(1). 164 आप सभी को मालूम है, ये मंत्रिपरिषद की बात करता है, और 165 में फिर मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर दी जाती है। चलिए वो आगे की बातें हैं। अभी हम यहाँ देखते हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा राज्यों में जनजातियों के कल्याण हेतु पृथक जनजाति मंत्रालय की यहाँ स्थापना की जाती है। उसके पश्चात हम देखते हैं अनुच्छेद 275। 275 क्या कहता है, संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची के अधीन विशेषकृत राज्यों में SC ST, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को अनुदान की सहायता की जाएगी। अनुच्छेद 275 या आर्टिकल 275 में संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची के अधीन विशेषकृत राज्यों को अनुदान की सहायता दी जाएगी। आर्टिकल 275 ऐसा कहता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 330 की। लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 330 कहता है कि लोकसभा में जो ST SC के लिए स्थानों का आरक्षण किया जाएगा। फिर हम बात करेंगे अनुच्छेद 332 की। अनुच्छेद 332 क्या कहता है कि राज्य की सभी राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु स्थानों का आरक्षण किया जाएगा। विधानसभा में 332 और लोकसभा में 330 में वर्णन है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए आगे देखते हैं। अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विधिक उपबंध। क्या विधिक उपबंध है वो देख लेते हैं। अब विधिक उपबंध है ना, जो कि एक अधिनियम के तहत लाए जाते हैं, उन्हें विधिक उपबंध कहा जाता है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारक निरोध अधिनियम 1989 1989 का ये अधिनियम है दोस्तों। अत्याचार निवारक निरोध अधिनियम 1989 का है। इसकी अधिसूचना 11 सितंबर 1989 को 11 सितंबर 1989 को इसकी अधिसूचना जारी की गई। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकना इसका उद्देश्य था। इस अधिनियम में कुल 23 धाराएं और 5 अध्याय हैं दोस्तों। कितने, 23 धाराएं हैं और 5 अध्याय इस अधिनियम में सम्मिलित हैं। तो जाति और जनजाति अत्याचार निरोध अधिनियम 1989 का है, आप इतना महत्वपूर्ण रूप से याद रखेंगे। उसके पश्चात देख लेते हैं पेशा अधिनियम के बारे में। पेशा एक्ट आप सभी को मालूम है 1996 को आया था। ये लागू हुआ 24 दिसंबर 1996 को। 24 दिसंबर 1996 को पूरे देश में ये लागू कर दिया गया पेशा एक्ट। इसका पूरा नाम देख लेते हैं, पंचायती राज एक्सटेंशन एंड शेड्यूल एरियाज। जनजातीय समाज को जल, जंगल और जमीन संसाधन पर अधिकार प्रदान करना। पेशा एक्ट का क्या उद्देश्य था कि जनजातीय समाज को जल, जंगल और जमीन संसाधन पर अधिकार प्रदान करना था। यह अधिनियम वर्तमान में 10 राज्यों में लागू है। 10 राज्यों में लागू है, तो देख लेते हैं 10 राज्य कौन से हैं हमारे। पहला हो जाएगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड। ये 10 राज्य हैं दोस्तों जहां पेशा एक्ट 1996 24 दिसंबर 1996 को लागू कर दिया गया। लेकिन जब हम देखेंगे 15 नवंबर 2022 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में
पेशा अधिनियमों को अधिसूचित किया गया। तो मध्य प्रदेश में कब लागू किया गया? 15 नवंबर 2022 को। तो जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे। पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था आपको कि जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत कब से हुई है, किस सन से हुई है, आप ये बताएंगे, ठीक है। पेशा नियम मध्य प्रदेश के सभी आदिवासी विकासखंड जो कि 89 विकासखंड हैं उनमें लागू है, और पेशा नियम मध्य प्रदेश के 20 जिलों में लागू है। पांडुर्णा ये 21वां है, कुल मिलाकर 21 जिलों में है। तो पांडुर्णा भी जिला बन चुका है। आगे देख लेते हैं अन्य अधिनियम। अन्य अधिनियम कौन कौन से हैं? अनुसूचित जनजाति अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता संशोधन अधिनियम 2012। ये दो अधिनियम आप और याद रखेंगे। चलिए, यह अधिनियम हो गया। उसके पश्चात हम बात करेंगे जनजातियों से संबंधित संस्थागत प्रावधान के बारे में। क्या संस्थाएं हैं जनजातियों से संबंधित, ये देख लेते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, एसटी आयोग की बात कर रहा है। चलिए, इसके गठन की बात करते हैं। जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, इसका गठन संविधान के भाग 16 अनुच्छेद 338 का के तहत किया जाता है। इसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 को की गई। कब की गई? 19 फरवरी 2004 को की गई। आप सभी को मालूम है यह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मतलब ये होता है दोस्तों कि उस आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में किया गया हो, ठीक है। और वैधानिक का मतलब जिसका जो है एक्ट के तहत किया गया हो। 2003 में 89वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को अलग कर दिया गया था दोस्तों। आप याद रखेंगे कि 89वें संविधान संशोधन 2003 में संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग को पृथक कर दिया गया था। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अनंत सिंह आर्य हैं, जो अभी चेंज हुए हैं कुछ ही समय पहले। अध्यक्ष सहित इसमें कुल 5 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं जनजातीय आयोग में? अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अनंत सिंह आर्य हैं। और अध्यक्ष सहित इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे देख लेते हैं मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग। अब मध्य प्रदेश में भी एक जनजाति आयोग है, उसकी बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1995 के तहत इसकी स्थापना की गई। इसकी स्थापना 29 जून 1995 को हुई। कब हुई? 29 जून 1995 को मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई। आगे कुछ और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। इसकी संरचना की बात करें, 3 अशासकीय सदस्य जिसमें एक अध्यक्ष होता है। इसमें 3 अशासकीय सदस्य हैं दोस्तों, उनमें से भी एक अध्यक्ष होता है, ठीक है। वर्तमान इसके जो अध्यक्ष हैं गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी, इनका संबंध धार से है, आप देख लेंगे। जब हम जनजातीय व्यक्तित्व पढ़ते हैं तो वहाँ हमें ये पढ़ने को मिलते हैं। आगे देखते हैं जनजातीय सलाहकार परिषद। क्या है? जनजातीय सलाहकार परिषद। गठन की बात करें तो 5वीं अनुसूची के तहत इसकी स्थापना हुई। किसके तहत? 5वीं अनुसूची के तहत स्थापना हुई। अनुच्छेद 244(1) के प्रावधान के तहत इसकी स्थापना की गई है। और जब इसकी स्थापना की डेट की बात करते हैं 13 सितंबर 1977 को 13 दिसंबर 1977 को इसकी स्थापना की गई। जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना 13 दिसंबर 1977 को की गई है। जनजातीय सलाहकार परिषद भारत में मध्य प्रदेश सहित 10 राज्यों में है, ठीक है। 10 राज्यों में है जनजातीय सलाहकार परिषद, ये आप याद रखेंगे। इसकी बैठक वर्ष में 2 बार होती है। कितने बार होती है? 2 बार होती है। तो जनजातीय सलाहकार परिषद की पहली बैठक 1978 में की गई। कब की गई? 1978 में की गई। जनजातीय सलाहकार परिषद में अध्यक्ष मुख्यमंत्री सहित, अध्यक्ष कौन होते हैं जनजातीय सलाहकार परिषद के? मुख्यमंत्री होते हैं। और
अध्यक्ष सहित कुल मिलाकर 20 सदस्य होते हैं दोस्तों। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जनजातीय सलाहकार परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 20 सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित जो संवैधानिक उपबंध दिए गए हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 338 का की। 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करता है ये, कि देश में एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग होगा या इसका गठन किया जाएगा। 338 का 338 का एक ये कहता है कि आयोग का गठन किया जाएगा। किस प्रकार से गठन किया जाएगा, आयोग होगा, ये 338 का कहता है। और गठन कहाँ किया जाएगा, 338 का 1 में। 338 का 2 कहता है कि आयोग की क्या संरचना होगी। 3 ये कहता है कि आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ हो गया। अनुच्छेद 338 का 5 ये कहता है कि आयोग के कर्तव्य और कार्य, इसमें बात की गई है। 338 का 5 में आयोग के कर्तव्य और कार्यों का वर्णन दिया गया है। 338 का 5 घ में आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। आयोग अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा, राष्ट्रपति के समक्ष। 338 5 घ है दोस्तों, याद रखेंगे। अगर नॉर्मल 5 आएगा तो उसमें कर्तव्य और कार्य हैं, और उसके साथ घ लगा रहेगा तो आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अन्य प्रमुख अनुच्छेद। अन्य प्रमुख अनुच्छेदों की अगर बात करें तो अनुच्छेद 371 है। इसमें अलग अलग सब क्लॉज दिए गए हैं, तो देखते हैं। 371 का कहता है कि नागालैंड से संबंधित विशेष प्रावधान है। और खा में 371 खा असम से संबंधित विशेष प्रावधान है। 371 गा मणिपुर से संबंधित विशेष प्रावधान है। 371 चा सिक्किम से संबंधित विशेष प्रावधान है। और 371 छा मिजोरम से संबंधित विशेष प्रावधान है। और 371 जा अरुणाचल प्रदेश से संबंधित विशेष प्रावधान है। कुछ ये 6 अनुच्छेद हैं दोस्तों, तो आप इनको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आप इनको ट्रिक से लिख लेंगे या फिर कॉपी में नोट कर लेंगे तो आपको आसानी से ये याद हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। जनजातियों के सेवा सुरक्षण या सेवा नियोजन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद कुछ दिए गए हैं, जैसे 16(4), 16(4)A, 16(4)B और 320(4) में इनके सेवा सुरक्षण संबंधी नियोजन या प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, जनजातीय उपयोजना या सब प्लान। जनजातीय उपयोजना या सब प्लान क्या है ये देखते हैं। पंचम पंचवर्षीय योजना में जनजातीय विकास के लिए जनजातीय उपयोजना नामक दृष्टिकोण का विकास किया गया था। जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाली जनजातियों के विकास के साथ साथ अशिक्षा, ऋणग्रस्तता और शोषण पर ध्यान दिया गया। यह जनजातीय उपयोजना है। जनजातीय उपयोजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं, वो देख लेते हैं। सभी प्रकार के शोषण को समाप्त करना था। सामाजिक और आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तेज करना था। लोगों में आंतरिक शक्ति का निर्माण करना और संगठनात्मक योग्यता को विकसित करना इसका उद्देश्य था। उसके पश्चात दोस्तों सेकेंड लास्ट में हम क्या देखते हैं, गोवा प्लान को साकार करने वाले तथ्य। इन तथ्यों को पढ़े बिना आप गोवा नहीं जा सकते, ऐसा परिषद की बुक वर्णन करती है। चलिए देख लेते हैं। इसके पश्चात हम MCQs देखेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि बिना MCQs के चैप्टर कंप्लीट नहीं माना जाता है। अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति का वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है, अनुच्छेद 342 एक एग्जैक्ट बात करें तो। और अनुसूचित जनजाति की परिभाषा का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 366(25) में। किसमें, 366(25) में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 19 फरवरी 2004 को की गई। कब की गई, 19 फरवरी 2004 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई। उसके पश्चात मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 29 जून 1995 को की गई। पेशा अधिनियम दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर लागू किया गया। जो पेशा अधिनियम है यह दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर लागू किया गया।
अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत दिनांक 23/4/2020 को जारी नवीन निर्देशानुसार अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को रोजगार एवं कल्याणकारी कार्यों के अनुदान का प्रावधान किया गया है इसमें 275(1) में। आगे देख लेते हैं। ढेबर आयोग ने, कौन सा आयोग? ढेबर आयोग ने आदिम जनजाति समूहों, जिन्हें PVTGS कहा जाता है इनको, के गठन की सिफारिश की थी। ठीक है। संविधान की 5वीं अनुसूची में भारत में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान शामिल है इसमें। ठीक है। संविधान की 5वीं अनुसूची में भारत में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधित प्रावधान दिए गए हैं अनुसूची 5 में। संविधान की अनुसूची 6, किसमें? अनुसूची 6 में 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन दिया गया है। ये राज्य कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनकी ट्रिक होती है आमे मित्र। ठीक है। असम, मेघालय, मिजोरम, फिर त्रिपुरा। ठीक है। अनुच्छेद 342(1) में अनुसूचित जनजाति शब्द संविधान में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 342(1) के तहत अनुसूचित जनजाति शब्द संविधान में जोड़ दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं हम। ओके। ऑपरेशन गोरिल्ला ग्रीन कोरकू और गोंड जनजातियों का यह सामूहिक आंदोलन है। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश के सरकारी भवनों के आसपास फलदार वृक्षों का रोपण करना है। जनजाति सलाहकार परिषद की व्यवस्था भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में की गई है। राष्ट्रीय जनजातीय आयोग का गठन अनुच्छेद 338(a) के तहत किया गया है। ये हम सभी फैक्ट पढ़ के आए हैं। पेशा अधिनियम मध्य प्रदेश के सभी आदिवासी विकासखंड 89 में लागू है। ठीक है। चलिए अब दोस्तों अंतिम रूप से हम देखेंगे MCQs। ठीक है, जो कि अति महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए MCQs की बात करते हैं हम, जिसमें पहला है कि जनजातीय सलाहकार परिषद का प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में है? तो ये किस अनुसूची में है? आप सभी जानते हैं 5वीं अनुसूची में है। किस में है? 5वीं अनुसूची में है। जनजातीय क्षेत्र में पृथक जनजातीय मंत्रालय का गठन करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 4 राज्यों में है, हमने पढ़ के आए हैं। ठीक है। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, ये 4 राज्य थे। ठीक है। 164(1) के तहत हमने ये पढ़ा था। आगे देख लेते हैं जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन कब किया गया। जनजातीय सलाहकार परिषद है, इसका गठन कब किया गया? इसका गठन किया गया 13 दिसंबर 1977 को। 13 दिसंबर 1977 को। किसी सूची में जनजाति को शामिल करने का अधिकार किसके पास है? ये अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति जी के पास है ये अधिकार। आगे देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के गठन के बारे में परिभाषा का प्रावधान किया गया है? ये किया गया है अनुच्छेद 366(25) में। ये जनजाति के बारे में किया गया है। ठीक है। और जाति के बारे में 24 में किया गया है। आप ये जब पढ़ते हैं जनजातियाँ या जातियाँ MP में, तब वहाँ आप देख सकते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? ये सीटें की गई हैं 47 या 47 सीटें। ठीक है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की कितनी सीटें आरक्षित हैं? ये सीटें हैं 47। ये भी कितनी सीटें हैं दोस्तों? 47 सीटें हैं। संविधान की किन अनुसूचियों का संबंध अनुसूचित जनजाति से नहीं है? अनुसूचित जनजाति से इनका संबंध नहीं है। ठीक है। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 4वीं अनुसूची और 7वीं अनुसूची का संबंध नहीं है। बाकी 6वीं और 5वीं में इनका वर्णन है, आप सभी जानते हैं। 5वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का उपबंध किया गया है। इनमें से कौन सा राज्य उसमें शामिल नहीं है?
ठीक है, हमने ट्रिक देखा था आमे मित्र, असम, त्रिपुरा, मेघालय शामिल है, छत्तीसगढ़ दोस्तों इसमें शामिल नहीं है, तो छत्तीसगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जनजाति आयोग को पृथक किया गया था? किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? हमने अभी पढ़ा था कि 89वें संविधान संशोधन 2003 के तहत। चलिए यहाँ तक हो गया। पेशा एक्ट किस समिति की सिफारिशों पर लागू किया गया? पेशा एक्ट ये दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? ये किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 338 ए या 338 का में। क्वेश्चन नंबर 13 है, अनुच्छेद 244(1) किसका प्रावधान करता है? 244(1) प्रावधान करता है जनजाति सलाहकार परिषद का। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम पेशा एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? पेशा एक्ट पारित हुआ 1996 में। निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया? अस्पृश्यता का अंत ये किस में किया गया है? ये आप सभी जानते हैं, अनुच्छेद 17 में। ठीक है। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन, मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया है? 29 जून 1995 को। 29 जून 1995 को। अनुसूचित जनजातियों को पंचायतों में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनको पंचायत में आरक्षण किस अनुच्छेद में है? ये है 243 डी में। ठीक है। और नगर पालिकाओं में आप सभी को मालूम है 243 टी में है। ठीक है, 243 टी में। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आम सूचना जारी कर अनुसूचित जनजाति को सूची में वर्णित कर सकता है? ये सूची में वर्णित कर सकते हैं 342 में, क्योंकि इसी में शब्द भी जोड़ा गया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, चाहे कोई भी हो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। उसके बाद देखेंगे मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग में कितने आशासकीय सदस्य होते हैं? ये आशासकीय सदस्य होते हैं दोस्तों 3 होते हैं। राज्यों की विधानसभाओं में SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ये किया गया है 332 में। राज्यों की विधानसभाओं में 332 में। और ये जो हमारा 330 है इसमें क्या है? लोकसभा में दोस्तों। किसमें? लोकसभा में जो सीटों का आरक्षण किया गया है 330 में। क्वेश्चन नंबर 22 है, पेशा एक्ट 1996 मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ? ये हम सभी जानते हैं 15 नवंबर जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष्य पर 2022 में। ठीक है, 15 नवंबर 2022 को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुसूची के तहत किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र को घटाया या बढ़ाया जा सकता है? ये है अनुसूची 5 में। ठीक है, अनुसूची 5। आदिम जनजाति समूह के गठन की सिफारिश किस आयोग ने की थी? किस आयोग ने की थी? ये ढेबर आयोग ने। आदिम जनजाति समूह दोस्तों PVTGS जो है इसकी जो सिफारिश किसने की थी? ढेबर आयोग ने की थी। ठीक है, और पेशा एक्ट आप सभी जानते हैं, दिलीप सिंह भूरिया। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, संविधान की अनुसूची 6 में किन राज्यों का उल्लेख है? संविधान की अनुसूची 6 में किन राज्यों का उल्लेख है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है दोस्तों, इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आपने अगर नहीं देखा है तो वो जाकर देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। और इसमें हम तथ्यवार जो करंट अफेयर्स की बुक आएगी उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, किन कथनों पर विचार निम्न कथनों पर विचार करें, ये बोलना है।
तो अनुच्छेद 164(1) में पृथक जनजाति कल्याण मंत्री का प्रावधान है, ठीक है। अनुच्छेद 342(1) में जनजाति सलाहकार परिषद का प्रावधान है। ये 2 कथन दिए गए हैं, ये देख लेते हैं। इसमें सिर्फ एक सही है दोस्तों। क्या सही है? सिर्फ एक सही है, ऐसी कोई बात है नहीं और ऐसी बात है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं राष्ट्रीय जनजाति आयोग में? ये होते हैं 5 सदस्य। किसी सूची में किसी जनजाति को शामिल करने का अधिकार किसके पास है? क्वेश्चन रिपीट है, राष्ट्रपति जी के पास है। आगे देख लेते हैं। किस अनुच्छेद में जनजातियों के लिए लोकसभा और विधानसभा में क्रमशः प्रावधान किया गया है? दोस्तों, लोकसभा 330 और विधानसभा 332। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारक निरोध अधिनियम कब अधिसूचित किया गया? ये अधिसूचित कब किया गया? 11 सितंबर 1989 को, ठीक है। चलिए, 30 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गए। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। जनजाति सलाहकार परिषद में कितने सदस्य होते हैं? ये होते हैं कुल मिलाकर 20। अध्यक्ष सहित 20 होते हैं और इनका अध्यक्ष होते हैं कौन? राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? ये वर्तमान अध्यक्ष जो हैं अनंत सिंह आर्य हैं। कौन हैं? अनंत सिंह आर्य माने जाते हैं या हैं अभी वर्तमान में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33। अनुसूचित क्षेत्रों को उन राज्यों के द्वारा जिनमें कि वह स्थित हैं के द्वारा प्रशासित किया जाता है, किंतु राज्यपाल को भी अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित अधिकार प्राप्त हैं सिवाय, इसका आंसर डी हो जाएगा, आदिवासियों के लिए व्यवसाय, कामकाज, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नियम तैयार करने संबंधित जो है राज्यपाल को भी यहाँ अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये हमारे आज का चैप्टर जो है सेकंड चैप्टर समाप्त होता है यहीं पर, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आपको बुक यहाँ पर पूरी कंप्लीट मिलेगी और नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो बनाने की इच्छा होती है और मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। बाकी आगे आप समझदार हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।